हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि हर साल रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। क्योंकि आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं और ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मोलरता को उदाहरण दो, क्या मोलरता की परिभाषा दो या मोलरता की परिभाषा का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो आपको कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए, बात आती है मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। देखिए, कोई निश्चित ताप यानी कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने बहुत ही इजी वे में लिखी हुई है ये परिभाषा। और देख लीजिए, अगर आपको इससे दूसरी भी परिभाषा याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो, या आप इससे मिलती जुलती परिभाषा भी लिख सकते हो, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम्पल भी लिखेंगे। देखिए, 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी वे में हमने लिखा हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। जैसे कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है। तो फ्रेंड्स, और देख लीजिए एक बात और, देखिए यहाँ पे आपने परिभाषा लिखी, तो आप इसका उदाहरण जरूर लिखिएगा, चाहे बोला गया हो या ना बोला गया हो, क्योंकि आप उदाहरण लिखोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा मोल प्रभात से आपके समझते हैं। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, मोल प्रभात से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस यही होते हैं, बस इनको घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, चाहे 2 नंबर की बात करो, 3 नंबर की बात करो या 5 नंबर की बात करो। तो देखिए, मोल प्रभात से क्या आप क्या समझते हैं। तो एक विलयन में किसी घटक विशेष को, एक विलयन में किसी घटक विशेष को मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से देख लीजिए, मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, कि एक विलयन में किसी घटक का विशेष मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या, यानी कि मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, मोलों की संख्या अपॉन मोल, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज। देखिए, ये लाइन तो आपने ऐसे लिखी, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा परासरण क्या होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि परासरण क्या है तथा परासरण दाब का व्यंजक लिखिए। देख लीजिए, आपने पिछले एग्जाम्स में बहुत बार देखा होगा, परासरण और परासरण दाब से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिए, कई बार आपसे 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, परासरण क्या होता है। सबसे पहले हम परासरण की डेफिनेशन लिखेंगे। तो जब जल के अणु की गति अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जब जल के अणुओं की गति अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यानी कि जब क्या होता है, जल के अणु, जब किसी, ये हमने मान लिया विलयन है, ये विलयन है, इसमें क्या भरा है, इसमें जल भरा है, और जब ये विलयन इस जल के अणु दूसरे विलयन में जाएंगे, लेकिन इसमें क्या लगा, इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा, यानी कि इससे क्या होता है, इससे गुजरेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा परासरण। जब जल के अणु की गति अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, अब बात आती है परासरण दाब का व्यंजक। देख लीजिए, परासरण दाब का व्यंजक क्या है, PV बराबर nRT।
परस्पर दाब का व्यंजक क्या है, पी वी बराबर एनआरटी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर सी आर टी, पी बराबर सी आर टी। यहाँ सी की जगह क्या आ गया, सी, एन अपॉन सी की जगह एन अपॉन वी की जगह क्या आ गया, सी आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, क्या पी वी बराबर एन आर टी या पी बराबर सी आर टी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रैंकल दोष से क्या तात्पर्य है बताएं। तो आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रैंकल दोष कहलाता है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैंकल दोष। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल में धनायन, आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल में जब धनायन, आयनिक क्रिस्टल में जब अब धनायन अपना स्थान छोड़कर क्या करेगा, रिक्त स्थान में चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रैंकल दोष कहलाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस की बारीकी को समझिए और देख लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि रटा हुआ तो हमारे एग्जाम्स में हम भूल जाते हैं। तो देखिए फ्रैंकल दोष क्या था, आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रैंकल दोष कहलाता है। फिर से देख लीजिए, आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्टकी दोष से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, शॉर्टकी दोष। तो देख लिए, क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे क्या कहलाएंगे, शॉर्टकी दोष कहलाता है। क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है, जब क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होगी जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या छिद्र, इसमें छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष कहलाएंगे। तो देख लीजिए, क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की, क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी हो जाती है जिसके कारण उसमें क्या होता है, छिद्र उत्पन्न होते जाते हैं, यानी कि छेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है नैनस्टर समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, चाहे आप पिछले साल की बात करो या 2018, 19, 20 की बात करो, ये क्या है, ये हमसे बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। जब हमारा सिलेबस फिक्स होता है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन तो पूछेगा एग्जामिनर, घुमा फिराकर बार बार हमसे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, नैनस्टर समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य के संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नैनस्टर समीकरण कहलाती है। अब देखिए, नैनस्टर समीकरण क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नैनस्टर समीकरण कहलाती है। जब इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को क्या बोलेंगे, नैनस्टर समीकरण। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके लक्षण लिखिए। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमसे क्या है, बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप प्लीज इनको अच्छे से करके जाइएगा जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो देख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार पूछा गया है। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या है। किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करो। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब धातु की पत्ती को उसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के संक्षेप धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की पत्ती व इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब धातु की पत्ती, जब कोई धातु की जो पत्ती होती है इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, जब धातु की पत्ती को स्वयं आयन युक्त विलयन में क्या हो जाता है, रखा जाता है, यानी कि हम मान लीजिए यहाँ पे विलयन है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम धातु की पत्ती को रख दिया, ये मान लीजिए क्या है, धातु की पत्ती, इसको हमने रख दिया। अब धातु की पत्ती विलयन के संक्षेप धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अब जो होती है धातु की पत्ती वो क्या हो जाती है, विलयन में क्या हो जाती है, या तो धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी तथा धातु की पत्ती व इसके विलयन के मध्य क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देख लीजिए, 2-3 बात आपको याद रखनी है। जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के संक्षेप में धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की पत्ती व इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देख लीजिए, बात आती है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देख लीजिए कौन कौन से कारक होते हैं। विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति और विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य प्रकृति। तो देख लीजिए ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा गया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसकी परिभाषा तो बहुत ही ज्यादा छोटी है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं हो जाती, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, वह हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है 2N2O, एरो है 2N2 + O2। फ्रेंड्स देखिए, आप कोई भी परिभाषा लिखो उसके नीचे एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल लिखा तो वो एग्जामिनर समझेगा इसने पूरे के पूरे साल पढ़ाई की है और इस बच्चे को सब कुछ पता है। तो इसलिए जितनी परिभाषा है उनके नीचे आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है द्रव विरोधी सोल से क्या समझते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, द्रव विरोधी सोल क्या होता है? यदि परिक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार के कोलाइड सोल को द्रव विरोधी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, द्रव विरोधी सोल से क्या होता है? यदि परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार के कोलाइड सोल को द्रव विरोधी सोल कहलाते हैं। जैसे कि गंधक। गंधक इसका क्या होता है? इसका अच्छा खासा उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स ये क्या होता है? ये रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ये हमारे फिक्स क्वेश्चंस है जो हमसे बार बार पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने एग्जाम में इनको जरूर करके जाइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।